तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 की कंपनी JSW स्टील के बारे में। हम बात करने वाले हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और लास्ट में बात करेंगे कि इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर मारें, इसे शेयर करें और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करें। ये कंपनी अपने कस्टमर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफ़र करती है और ये सारे ही स्टील रिलेटेड है। ये यहाँ पे स्टील की कई तरह की शीट्स, पाइप्स, रोड्स, स्लैब, सरिये, गैल्वेनाइज शीट्स, कलर शीट्स वगैरह प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं। और ये सारे ही प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन, व्हीकल के पार्ट्स में, बालकनी के ग्रिल में, बिल्डिंग की फ्रेम में, फेंसिंग में, होम अप्लायंसेस में और साथ में कई और दूसरी जगहों पर भी ये यूज़ होते हैं। इंडिया के स्टील के टोटल कंजप्शन का 14% JSW स्टील्स के द्वारा ही होता है। ये इंडिया में लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरर है और इनकी प्रेजेंस 100 से भी ज़्यादा देशों में है। ये पूरी दुनिया में सबसे सस्ता स्टील बनाने में इनका नाम टॉप कंपनियों में आता है और इनके 6 मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कंपनी का लगभग 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी का 20% दूसरी कंट्रीज से आता है। इंडिया में जितना भी स्टील यूज़ होता है उनमें इनका मार्केट शेयर 14% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि 14% पूरे इंडिया का ये बहुत ही बड़ा नंबर है और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में स्टील बेचते हैं। इनके मेन 9 सेगमेंट हैं, जिसमें से पहला है MS स्लैब, जहाँ से इनका 1.5% रेवेन्यू आता है। दूसरा है हॉट रोल शीट्स, जहाँ से इनका 38% रेवेन्यू आता है और ये सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका। इनका तीसरा सेगमेंट है गैल्वेनाइज शीट्स का, जहाँ से इनका 11% का रेवेन्यू आता है। इनका चौथा सेगमेंट है कलर कोटेड गैल्वेनाइज शीट्स का, जहाँ से 5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इनका पांचवा सेगमेंट है कोल्ड रोल शीट का, जहाँ से 13% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इनका छठा सेगमेंट है स्टील बिलेट और ब्लूमी का, जहाँ से इनका 2% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इनका सातवां सेगमेंट है लॉन्ग रोल प्रोडक्ट का, जहाँ से इनका 2% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इनका आठवां सेगमेंट है प्लेट्स एंड पाइप्स का, जहाँ से 3.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और इनका लास्ट सेगमेंट है अदर का, जहाँ से इनका 5.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। आपने इनके ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में सुना नहीं होगा क्योंकि ये मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और ये स्टील के ज़्यादातर प्रोडक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए भी हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। आप आसानी के लिए ये समझ सकते हैं कि ये स्टील के रोल्स, शीट्स, पाइप, स्लैब, लंबी और चौड़ी शीट्स बनाते हैं। तो चलिए इन सभी सेगमेंट्स को जानते हैं कि इनमें क्या क्या प्रोडक्ट है और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इनका सबसे पहला सेगमेंट है MS लैब का, जहाँ से इनका 1.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। इसमें बेसिकली स्टील होता है, उसमें ये 0.05 से लेकर 0.25 तक कार्बन ऐड करते हैं और स्टील के लंबे और चौड़े प्लेट्स बनाते हैं। इनका यूज़ केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री और मरीन इंडस्ट्री में यानी समुद्री पानी के एप्लीकेशन में ये यूज़ होता है। इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये चौड़ा होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। तो चलिए बात करते हैं इसके दूसरे सेगमेंट हॉट रोल कॉयल और शीट्स के बारे में, जहाँ से इनका 38% रेवेन्यू आता है। ये इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। यहाँ इनके प्रोडक्ट है HR कोयल और HR शीट। यहाँ HR कोयल और HR शीट एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जब HR कोयल को अपने हिसाब से एक लंबाई में काट लेते हैं तो ये HR शीट्स हो जाता है। स्टील को फर्नेस पे गर्म करके उसे एक प्रेशर रोलर से गुजारते हैं तो ये स्टील की लंबी शीट्स बन जाते हैं और बाद में आप अपने हिसाब से उसे या तो रोल कर सकते हैं या काट कर शीट बना सकते हैं। इसका यूज़ कोल्ड रोलिंग और गैल्वेनाइजिंग में, ड्राइंग और प्रेस फॉर्मिंग में, इलेक्ट्रिक स्टैंपिंग में, ट्यूब एंड पाइप्स में, बड़े लाइन पाइप्स में, LPG सिलेंडर्स में, कार्बन स्टील बनाने में मेनली इनका यूज़ होता है। ये प्रोडक्ट इनके दो ही प्लांट में बनाते हैं, एक विजयनगर प्लांट और दूसरा डोल्बी प्लांट। और इन दोनों को मिलाकर हॉट रोल शीट्स को बनाने की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 17 मिलियन टन पर एनम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इस सेगमेंट में।
तो चलिए बात करते हैं इसके तीसरे सेगमेंट गैल्वेनाइज शीट्स के बारे में, जहाँ से इनका 11% का रेवेन्यू आता है और इस सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 42% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इंडिया में गैल्वेनाइज शीट में ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ये लगभग इनके सारे ही प्लांट्स में बनाते हैं। ये जब स्टील बनाते हैं तो उसके ऊपर साथ में गैल्वेनाइजिंग की प्रोसेस करते हैं, जिसमें ये स्टील के ऊपर लोहे और जिंक की परत चढ़ाते हैं। ये बहुत ही हल्का पर स्ट्रॉन्ग आता है और इस पे बहुत ही कम जंग लगता है, लगभग ना के बराबर। ये मेनली बालकनी में, बिल्डिंग फ्रेम्स में, फेंसिंग में, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में, फर्नीचर में, रूफिंग में वगैरह जगहों पर इसका यूज़ होता है। चलिए बात करते हैं इसके चौथे सेगमेंट कलर कोटेड गैल्वेनाइज शीट्स के बारे में। यहाँ से इनका 5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ये गैल्वेनाइज शीट्स ही है, लेकिन ये कलर में बनाते हैं और इसका प्रोसेस भी गैल्वेनाइज शीट्स जैसा ही है। और ये भी हल्का आता है लेकिन बहुत मजबूत होता है और इस पर जंग नहीं लगता। इसका यूज़ गैल्वेनाइज शीट की तरह ही होता है, लेकिन ये कलर वैरायटी में और अच्छे लुक के लिए ये यूज़ होता है और ये खास सैंडविच पैनल में यूज़ होता है। चलिए बात करते हैं इसके पांचवें सेगमेंट कोल्ड रोल्ड शीट के बारे में, जहाँ से इनका 13% रेवेन्यू आता है। यहाँ पे ये मेनली सीआर कोयल और शीट ही बनाते हैं। हॉट रोल शीट और कोल्ड रोल शीट में डिफरेंस ये है कि हॉट रोल में एज और कॉर्नर पे थोड़ा सा राउंड शेप होता है और कोल्ड रोल शीट में एज और कॉर्नर पे एकदम शार्प होता है। हॉट रोल का सरफेस नॉन ऑयली और थोड़ा सा स्केली सरफेस होता है, जबकि कोल्ड रोल शीट में स्मूथ सरफेस होता है और साथ में ऑयली या ग्रीसी फिनिश होता है। यहाँ कोल्ड रोल में स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होती है। इसका यूज़ ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, ड्रम्स एंड बैरल्स में, फर्नीचर में, होम अप्लायंसेस में, वाटर हीटर में, मेटल के कंटेनर में, फैन के ब्लेड में, कंप्यूटर के कैबिनेट में, जैसे अलग अलग जगह पे इसका यूज़ होता है। बात करते हैं इसके छठे सेगमेंट स्टील बिलेट्स और ब्लूमिस का, जहाँ से इनका 2% का रेवेन्यू आता है। ये बेसिकली स्टील के स्क्वायर शेप के सरिये होते हैं और ये कंटिन्यूस कास्टिंग और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बनते हैं। ब्लूम रेक्टेंगुलर शेप का आता है और बिलेट स्क्वायर शेप का आता है, सिर्फ यही डिफरेंस है। इनका यूज़ इंजीनियरिंग और मशीन पार्ट्स को बनाने में होता है। तो बात करते हैं इसके सातवें सेगमेंट लॉन्ग रोल के बारे में, जहाँ से इनका 2% का रेवेन्यू आता है। यहाँ ये बेसिकली स्क्वायर या सर्कल शेप के सरिये बनाते हैं। ये मेनली फर्नीचर, डोर्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। ये मेटल कैबिनेट, स्कूल लॉकर और साथ में होम अप्लायंसेस में ये यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं इसके आठवें सेगमेंट प्लेट और पाइप्स के बारे में, जहाँ से इनका 3.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। यहाँ ये अलग अलग शेप और साइज़ में पाइप और प्लेट्स बनाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन, मरीन इक्विपमेंट और अलग अलग होम अप्लायंसेस में ये यूज़ होता है। और इनका लास्ट सेगमेंट है अदर्स का, जहाँ से इनका 5.5% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो लगभग 42% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 35% स्टेक पब्लिक के पास है, 17% एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स के पास है और लगभग 5% डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के पास इसका स्टेक है। और यहाँ पे जो बुरी बात है कि प्रमोटर्स के लगभग 40% शेयर गिरवी यानी प्लेज है। एक तो वैसे ही कंपनी के ऊपर कर्जा है और ऊपर से प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं। और कर्जे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। किसी भी कंपनी के लिए प्रमोटर्स के शेयर गिरवी होना एक बुरा साइन होता है और इससे इसके शेयर प्राइस पे भी इफ़ेक्ट होता है और इसीलिए मुझे इनका मैनेजमेंट पसंद नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए, प्लीज़ यार लाइक मारो यार। तो चलिए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके रेवेन्यू कैसे है। तो 2018 में इनके रेवेन्यू 72,000 करोड़ के आसपास, 2019 में 85,000 करोड़ के आसपास और 2020 में ये 73,000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यू रहे हैं। और अगर यहाँ बात करें ग्रोथ की, तो पिछले 3 साल का CAGR इनका 10% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट के बारे में। तो 2018 में इनका प्रॉफिट 6,200 करोड़, 2019 में 7,600 करोड़ और 2020 में ये 4,000 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट रहा है। और यहाँ बात करें ग्रोथ की, तो पिछले 3 साल का CAGR 5% के आसपास है, जो कि लो है। लेकिन ये इतना लो नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट 46% से डाउन हुआ है। और अगर बात करें पिछले 5 साल में प्रॉफिट का CAGR, तो ये 18% के आसपास है। तो ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से बढ़ा रहे हैं।
तो अब बात करते हैं इनके मार्जिन्स के बारे में। तो 2018 में इनके मार्जिन 8% के आसपास थे, 2019 में 9% के आसपास थे और 2020 में ये 5% के आसपास इनके मार्जिन्स रहे हैं। और यहाँ बात करें पिछले 3 साल का एवरेज, तो 7% के आसपास इनका नेट मार्जिन रहा है। तो कंपनी के पास टोटल 1,31,000 के आसपास का एसेट है। तो ये हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस है। तो बात करते हैं इनकी बोरोइंग के बारे में। तो इनके पास 44,000 करोड़ की बोरोइंग्स है और अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज 7,000 करोड़ के आसपास है। तो देखें तो कंपनी के ऊपर टोटल 60,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, जो कि कुछ ज़्यादा ही है। माना कि कंपनी एसेट हेवी कंपनी है और इसके लिए कंपनी को लगातार इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये कर्जा कुछ ज़्यादा ही है और हमें ये इनके फाइनेंशियल से साफ दिख रहा है कि कंपनी इस कर्जे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि लगभग हर साल कंपनी 4,000 करोड़ के आसपास का तो इस डेप्ट पे इंटरेस्ट ही पे कर रही है। और इसी कर्जे के चलते कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 560 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का तो इंटरेस्ट पे किया था। तो आप देख सकते हैं कि कर्जा होना किसी कंपनी के लिए कितने बुरा साबित हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि सब सही चल रहा होता है तो कंपनी को अपना डेट कम करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ती है और ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। अगर यहाँ बात करें कंपनी की ओनरशिप स्ट्रेंथ की, तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट और रेवेन्यू तो बढ़ा रहे हैं लेकिन डेप को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो और मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट पसंद नहीं। इसका दूसरा कारण है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी कर रखे हैं। बात करते हैं डेबिटर डेज के बारे में। तो डेबिटर डेज हमें क्या दिखाता है कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं तो वो कंपनी कितनी जल्दी ये पैसे कलेक्ट कर पाते हैं। तो इस कंपनी के डेबिटर डेज 22 के आसपास है, जो कि मेंटेन है और बहुत ही अच्छा है और ये पिछले 4-5 सालों में भी मेंटेन करते आ रहे हैं। आप नहीं चाहते हो कि ये बहुत ज़्यादा हो या फिर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा हो। तो बात करते हैं इसके करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी के पास जो करंट एसेट है उसका यूज़ करके कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज़ कितनी अच्छे से पे कर पाती है। तो इस कंपनी का करंट रेशियो 0.8 के आसपास है, जो कि एक एवरेज रेशियो है। तो बात करते हैं इसके इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी ने कितनी बार अपनी इन्वेंटरी बेची या फिर बदली है। तो इनका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 5 के आसपास है, जो कि अच्छा है। बात करते हैं इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी के पास डेप्ट कितना है इक्विटी के प्रोपोर्शन में। तो इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.4 के आसपास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ही ख़राब साइन है किसी कंपनी के लिए। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी ने जो कर्जा लिया हुआ है उस पर जो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कितनी आसानी से ये पे कर पाते हैं। तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.9 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है और ये बहुत ही बुरा साइन है किसी कंपनी के लिए। आप चाहते हो कि हमेशा बहुत ही हाई हो। बात करते हैं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। ये हमें क्या दिखाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितनी अच्छे से पैसे कमा रही है। तो इस कंपनी का आरओई 11 के आसपास है और यहाँ हम देखें तो पिछले 3 साल का एवरेज 19% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं इसके आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। ये हमें दिखाता है कि कंपनी ने जो टोटल पैसा लगाया, कर्जा, इक्विटी सब मिला के, तो उस पे कंपनी कितनी अच्छी तरीके से पैसे कमा रही है। तो इस कंपनी का आरओसी 9 के आसपास है और यहाँ हम देखें तो पिछले 3 साल का एवरेज 15% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ आपको आरओई और आरओसी में जो डिफरेंस दिख रहा है इसका कारण है इस कंपनी का कर्जा। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के आरओ यानी रिटर्न ऑन एसेट के बारे में। तो इनका रिटर्न ऑन एसेट 3% के आसपास है और बात करते हैं 3 साल के एवरेज की, तो ये 5 के आसपास है और ये कम है। और इसका कारण है ये इंडस्ट्री हैवी एसेट है और इसलिए क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ होता है उस पर खर्चा बहुत होता है। तो बात करते हैं आरओई के बारे में। तो इस कंपनी का आरओई 3% के आसपास है और पिछले 3 साल का एवरेज 5% के आसपास है और ये बहुत कम है। और इसका कारण है इंडस्ट्री हैवी एसेट है और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसका खर्चा बहुत आता है। लगभग हर साल 50 to 55% तो सिर्फ उन्हें रॉ मटेरियल के लिए ही खर्च करना पड़ता है।
तो चलिए बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं इनके फ्री कैश फ्लोज के साथ। तो फ्री कैश फ्लोज हमें क्या दिखाता है कि अगर कंपनी हमारी होती तो साल के एंड में हमारे पॉकेट में कितने पैसे जा रहे हैं। तो 2018 में इनके फ्री कैश फ्लोज 9,500 करोड़, 2019 में 3,000 करोड़ के आसपास और 2020 में ये 30 करोड़ के आसपास इसके फ्री कैश फ्लोज रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। अगर बात करें पिछले 5-6 सालों में तो ज़्यादातर इनके फ्री कैश फ्लोज पॉजिटिव ही रहे हैं, एक साल को छोड़कर। बात करते हैं इसके पी रेशियो के बारे में। तो इसका पी 31 के आसपास है, जो कि एक एवरेज पी है। बात करते हैं इसके पीबी रेशियो के बारे में। तो इसका पीबी 2 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बात करते हैं इसके ईवी बाय इबिटा रेशियो के बारे में। तो इस कंपनी का ईवी बाय इबिटा रेशियो 12 के आसपास है, तो ये भी एक एवरेज रेशियो है। तो बात करते हैं इसके प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो के बारे में। तो प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो हमें दिखाता है कि आप 1 रुपये के कैश फ्लो के लिए आप कितना गुना चुका रहे हो। तो इस कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो 5 के आसपास है, तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। कंपनी की ग्रोथ, फाइनेंशियल और वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी अभी के लिए अपने फेयर प्राइस पे है। यानी अभी ये कंपनी ना तो सस्ती है या ना ही महंगी है। और अगर आप बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में, तो मुझे ज़्यादा हैवी एसेट कंपनी पसंद नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा होता है और जब किसी भी कारण से उनके बिजनेस को इफ़ेक्ट होता है तो कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। और इस केस में आप ये देख भी सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी में डेब्ट का इशू है और अभी इस इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।